नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सैनी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम कह सकते हो, जो राजस्थान बोर्ड है उसका जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर हम जो 9th की किताब है यानी कक्षा 9th की यानी जो कक्षा 9 है कह सकते हो, उसके अंदर हमने कह सकते हो सामाजिक विज्ञान के अंदर जो 3 या 4 किताबें हैं, जिसके अंदर हमने उसके अंदर पहली किताब भारत का भूगोल है जो वो शुरुआत की थी। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो भारत का भूगोल है उसका पहला लेसन भारत की स्थिति और आकार इसके बारे में जिक्र किया था, जिसके अंदर हमने भारत की कह सकते हो कि अक्षांशीय और देशांतरीय जो दूरी थी वो हमने देखी थी। फिर बात करें हमने भारत के अंदर कह सकते हो किस प्रकार की आकृति है भारत की विश्व के साथ और किस प्रकार की आकृति है हमारी जो स्थिति है अपने कह सकते हो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई आपके चौड़ाई, ये पूरी की पूरी हमने विस्तृत तरीके से चर्चा की थी। आज जो अपना लेसन रहेगा वो रहेगा दूसरा लेसन। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा लेसन। ठीक है, दूसरा लेसन रहेगा अपना भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, अब देखिएगा, बात करें भौतिक स्वरूप की। पहले भारत के भौतिक स्वरूप को हम जानेंगे, लेकिन भौतिक स्वरूप यानी जो पृथ्वी की कह सकते हो जो ऊपर से स्थिति है यानी जो धरातल है वो स्थिति किस प्रकार की है। पृथ्वी के अंदर कह सकते हो जो पूरी पृथ्वी बनी है उसके अंदर हमारी कह सकते हो कई प्रकार की परतें पाई जाती है। क्या पाई जाती? परतें। उसके अंदर ऊपर जो ऊपर की परत आती है उसे हम भू परपट्टी कहते हैं। अंदर की जो परत आती है उसके अंदर कह सकते हो मेटल आती है, मेटल के बाद में क्रोड आती है। इसके अलावा जो ऊपर की परत है उसको उच्चावच के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चावच। अब ये उच्चावच क्या है? उच्चावच है विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां। क्या है? विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान है, तो कहीं पर गहरी झीलें हैं, कहीं पर गहरे कह सकते हो झीलें हैं, कहीं पर द्वीप है। क्या है? द्वीप समूह है। इस प्रकार की स्थिति है। ठीक है, अलग अलग स्थितियां सभी जगहों पर अलग अलग होती हैं। जैसा कि मान लीजिएगा आप मैदानी क्षेत्र में रहते हो। किसमें रहते हो? मैदानी क्षेत्रों में। तो आपको मैदानी क्षेत्रों के बारे में पूरा पता होगा। मैदानी क्षेत्र कौन से? जो एकदम समतल तरीके से बने हैं, जो कह सकते हो नदियों द्वारा जो निक्षेप जमा किए जाते हैं, ठीक है, उनके द्वारा बने होते हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं तो वहां पर पथरीली भूमि होगी। कौन सी भूमि होगी? पथरीली भूमि। जहां पर कह सकते हो जो जनसंख्या है या कह सकते हो जो रहने वाले समुदाय है या वहां के पशु पक्षी है उनकी अलग विशेषता होगी। मैदानी भागों की अलग विशेषता होगी, लेकिन उन विशेषताओं को हम बाद में अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले अध्ययन में जो ये लेसन रहेगा इसके अंदर अध्ययन करेंगे कि जो भारत का भौतिक स्वरूप वो किस प्रकार से बांटा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा कि जो पृथ्वी है उस पर कई प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भू स्थलाकृतियां, कई प्रकार की भू स्थलाकृतियां होती है। ये भू स्थलाकृतियां कहाँ होती है? भू यानी जो आपकी जमीन है, जिसे आप धरती कह सकते हैं, धरती भी कहते हैं। ठीक है, स्थलाकृति यानी स्थल की आकृति, स्थल की आकृतियां। ठीक है, इसकी आकृतियां कैसे? मान लीजिए कहीं पर आपको मिलेंगे पर्वत, मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पर्वत, यानी जिनकी स्थिति मान लीजिएगा इस प्रकार की। ठीक है, ये आपको पर्वत मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पर्वत। और कहीं पर समतल मैदान मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मैदान। मैदान यानी जो एकदम सीधे सपाट, यानी जहां जहां पर कह सकते हो ज्यादा आपके किसी प्रकार का उठा हुआ भाग वगैरह नहीं होगा, यानी होगा तो भी थोड़ा समतल वगैरह होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये मैदानी भूमि होगी जहां पर कह सकते हो आपके कई प्रकार के पेड़ पौधे, ठीक है, और कई प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जा सकती है। ठीक, इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पर्वत है, मैदान है, फिर कुछ द्वीप समूह है। क्या है? द्वीप। द्वीप है, द्वीप समूह कह सकते हो। द्वीप समूह कैसे? मान लीजिएगा पूरी की पूरी जलराशि। क्या है? जलराशि है।
इस जलराशि के अंदर जो बीच के अंदर कह सकते हो, जो चारों ओर से कह सकते हो जलराशि से घिरा है और बीच के अंदर कहीं मान ले सकते हो कि यहाँ पर कोई आबादी निवास करती है, यानी एक स्थल भाग है चारों ओर जिसके जलराशि है, उसको हम द्वीप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्वीप कह सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर मरुस्थल भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल। मरुस्थल, काफी मरुस्थल भी पाए जाते हैं। मरुस्थल यानी उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर कह सकते हो ज्यादातर मात्राओं के अंदर कह सकते हो कि एकदम बंजर भूमि है और वनस्पति कह सकते हो नाम मात्र की वनस्पति है, नाम मात्र की वनस्पति है। और मरुस्थल भी कह सकते हो अपनी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। गर्म मरुस्थल भी हो सकता है और ठंडा मरुस्थल भी हो सकता है। जैसे कैसे? अगर बात करें विश्व पटल पे, तो जो सारा मरुस्थल है वो कह सकते हो दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। और बात करें ठंडे की, तो अपना जो मान लिया भारत के अंदर लद्दाख, जो लद्दाख आता है, लद्दाख वो क्या है कि अपना एक मरुस्थल का भाग है, ठंडे मरुस्थल। किसका? ठंडे मरुस्थल का। तो मरुस्थल भी अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है। मरुस्थल क्या करते हैं? आपकी पहाड़ी भी हो सकती है, या मान लीजिएगा आपका थोड़ी पहाड़ी क्षेत्र की भी हो सकती है, या सपाट भी हो सकती है। क्या हो सकती है? सपाट भी। किसी प्रकार का हो सकता है। ठीक है। दोनों प्रकार से हो सकते हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्र के नीचे बसा हुआ या इस साइड में बसा हुआ। फिर पठारी भूमि। कौन सी? पठार। पठार क्या होते हैं? पठार क्या होते हैं? मान लीजिएगा कि ये इनके हिस्से, मान लीजिएगा ये इस प्रकार से आपके धरती से मान लीजिए दो प्लेटें टकराई, तो स्थिति तो ऊपर आके बन गई, लेकिन ये स्थिति क्या हुई? इस प्रकार से बन गई। क्या बन गई? स्थिति इस प्रकार से। तो ये जो ऊपर का भाग है सपाट है, एक नंबर। क्या है? सपाट है। धरती से ऊपर उठे भाग लेकिन सपाट है। क्या है? सपाट है ऊपर से, एकदम समतल है। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? पठार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पठार कह सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की आकृतियां पाई जाती है, यानी पर्वत होते हैं, मैदान होते हैं, द्वीप होते हैं, मरुस्थल होते हैं और पठार होते हैं, यानी 4 या 5 प्रकार की आकृतियां यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। अब देख सकते हो, अब बात करते हैं अपन भारत की। भारत के अंदर ये सारी विशेषताएं पाई जाती है, सारी की सारी विशेषताएं ये पाई जाती हैं। विशेषताएं देखो ज्योग्राफी की बहुत ज्यादा होती है, जिसके अंदर आपके गार्ड्स भी आते हैं, गॉर्ड्स, कई प्रकार की घाटियां आती हैं, गॉर्ड आती है, घाटियां आती हैं, और भी कई प्रकार की चीजें आती हैं। इसके अंदर कह सकते हो घाटियों के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन ज्योग्राफी एक विस्तृत सब्जेक्ट है। लेकिन अपने जो भारत के अंदर हैं उनके हम प्रमुखतः बात करेंगे इस लेसन के अंदर। ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पर पाई जाती है। तो आपको जो कह सकते हो आपका लेसन का जो पहला अध्याय है, जो आपके लेसन का पहला प्रश्न है इसे दूसरे लेसन का, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, उसके अंदर पहले यही दिया गया है, जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इस प्रकार की आकृतियां भूस्थल आकृतियां होती है। ठीक है। अब बात करें भारत की बात करें तो भारत ये सारे की सारी आकृतियां रखता है। और बात करें सबसे जो प्राचीन आकृति होती है, कौन सी सबसे प्राचीन आकृति? तो वो कौन सी होती है? प्रायद्वीपीय आकृति। कौन सी? प्रायद्वीपीय। अगर भूस्थल आकृतियों के अंदर भी बात करें तो सबसे जो प्राचीन आकृति होती है वो होती है प्रायद्वीपीय पठार की। कौन सी? प्रायद्वीपीय पठार की। ठीक है। तो पठार है, पठार का भाग आता है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो कि भूस्थल आकृति में सबसे पुरानी मानी जाती है, सबसे पुरानी आकृति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे पुरानी आकृति। ठीक है। लेकिन इस बात को भी जो नवीनतम भूकंप आ रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने गलत साबित कर दिया। क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया। यानी अपने कह सकते हो जैसे दक्कन का पठार सुनते हैं, भारत के अंदर दक्कन का पठार सुनते हैं, कई प्रकार की आकृतियां सुनते हैं। यहाँ कहा जाता है कि ये सबसे स्थिर भाग होता है। क्या होता है? प्रायद्वीपीय पठार सबसे, इसको स्थिर भागों में गणना की जाती है। किस भागों में? स्तर भाग में गणना की जाती है। लेकिन जो इस थ्योरी को है अभी जो वर्तमान के अंदर कह सकते हो पिछले सालों के अंदर, यानी जो अब नया सामरिक काल है उसके अंदर 30 या 40 साल या 50 साल की अगर लास्ट की कह सकते हो जो स्थितियां देखें, उसके अंदर काफी भूकंप यहाँ पर आए। इसका अर्थ कि ये इसला करते पहले जो माने जाता था कि एक क्या कह सकते हो एक प्रकार से स्तर होती थी जो अब अपना स्थिरता का गुण खो चुकी है। कौन सी? ये इसला करते। ठीक है। अब अपन बात करें कि ये पूरी की पूरी जो आकृतियां पाई जाती हैं, हमने कह दिया कि अस्तर भाग, पहले मानते थे स्तर भाग है, लेकिन यहाँ के जो भूकंप ने ये साबित कर दिया कि अस्तर नहीं है, अस्तर भाग है। लेकिन अब बात करें कि जो भारत के अंदर कह सकते हो कि जो भूगर्भ वैज्ञानिक है, भूगर्भ वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया कि जो नवीन कह सकते हो एक आकृति जो कि भारत के उत्तर दिशा के अंदर स्थित है, जो कई देशों से अपना कह सकते हो सीमा स्पर्श करती है, उसकी बात करें हम हिमालय पर्वत। किसकी? हिमालय पर्वत की।
वैज्ञानिक कहते हैं कि ये अस्तर है। क्या है? अस्तर। लेकिन अब आप कहेंगे कि हिमालय है, हिमालय तो एक जगह स्तर है, लेकिन भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय के अंदर अभी भी क्या हो रहा है कि हिमालय अपने शीर्ष से थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है, यानी एक नवीन पर्वतमाला है। क्या है? नवीन पर्वतमाला है, यानी हिमालय पर्वत एक इस प्रकार की पर्वतमाला है जो कि अस्तर है। अब आप क्या मानेंगे? मान लीजिएगा ये स्तर है, लेकिन भूगर्भ वैज्ञानिक है, कौन से? जो भूगर्भ वैज्ञानिक है, जो भूगर्भ वैज्ञानिक यानी जो धरती के अंदर से अध्ययन करते हैं, वो क्या मानते हैं कि ये जो पर्वत श्रृंखला है ये अस्तर है। क्या है? अस्तर। किसको मानते हैं? हिमालय को। किसको? जो हिमालय है उसको मानते हैं अस्तर पर्वत श्रृंखला। क्या है? अस्तर। अभी भी इसके अंदर काफी क्या चल रहे हैं? काफी इसके अंदर मोड़ चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? मोड़ आ रहे हैं, या इसको कह सकते हो जो अपनी हाइट है इसकी ये बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब इन हिमालय क्षेत्रों से काफी सारी नदियां निकलती है। क्या निकलती है? नदियां निकलती है। और इन नदियों के निक्षेप से, मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, बताता हूं आपको अच्छे से देखेगा। जैसे अपन मान लें कि हिमालय की आकृति इस प्रकार की आकृति है, तो पहली बात तो ये हिमालय है जो नवीन पर्वतमाला है। क्या है? हिमालय। इसको हिमालय नाम देते हैं। ठीक है। ये एक इसकी बात करें विशेषता की तो एक अस्तर है। पहली बात ये क्या है? अस्तर है। ठीक है। स्तर नहीं है। दूसरी बात ये नवीन पर्वतमाला है। क्या है? नवीन वर्णित पर्वतमाला। नवीन कैसे? कि बाकी अगर विश्व की कंपैरिजन करें, जैसे अरावली है वो सबसे प्राचीन है विश्व के अंदर, लेकिन हिमालय सबसे नई है, यानी अभी बनी है, जो कि 33 सागर का अवशेष कहा जाता है। अगर ज्योग्राफी ज्यादा डिटेल में पढ़े तो उसके अंदर पूरा आता है कि विवर्तना का सिद्धांत वगैरह आता है, लेकिन आपको उतना नहीं जाना है। आपको सिर्फ पूरा जानना है कि हिमालय है जो अस्तर है, एक प्रकार से कह सकते हो अस्तर है, यानी अपनी जगह पे स्तर नहीं है। कैसे स्तर नहीं है? कि इसकी ऊंचाई के अंदर दिनों दिन बढ़ोतरी होती है, यानी ये ऊपर अभी भी क्या हो रही है? इसके अंदर बढ़ रही है। क्या बढ़ रहा है? इसकी हाइट है जो अभी भी बढ़ रही है, ऊपर बढ़ रही है। स्तर नहीं है, अभी तक ये स्तर नहीं है। फिर अब बात करें कि यहाँ से या कह सकते हो हिमालय के ये भाग हैं, यहाँ से नदियां प्रवाहित होती है। क्या होती है? नदियां प्रवाहित। और जहाँ नदियां प्रवाहित होती है ये अपने साथ क्या करती है? निक्षेप जमा करती है। क्या जमा करती है? निक्षेप को जमा करती है। निक्षेप जमा करती है और यहाँ निर्माण हो जाता है मैदानों का। किसका निर्माण होता है? मैदानों का। ठीक है। जिन्हें हम उत्तर का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर का मैदान। बड़ा किससे है? हिमालय की जो नदियां थी, इन नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से किसका निर्माण हो गया? उत्तर के मैदान का निर्माण हो गया। किसका? उत्तर का मैदान। ठीक है। अब बात करें कि प्रायद्वीपीय जो पठार हैं वो आग्नेय चट्टानों से बने। किसे? आग्नेय। और जो आपकी अवसादी है कायंत्री चट्टानें जिसे कह सकते हो, कौन सी? कायंत्री चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें, उनसे बने हैं। ठीक है। जो पठार हैं, पठार वो किससे बने हैं? आग्नेय और रूपांतरित कर सकते हो। रूपांतरित, अवसादी नहीं, रूपांतरित चट्टानों से। रूपांतरित चट्टानों से। अब आप कहोगे सर ये क्या चट्टानें होती है? देखिएगा, मान लें कि ये धरती का शीर्ष है, यहां से मान लीजिएगा नीचे भरा हुआ पूरा मेग्मा। क्या भरा हुआ है? मेग्मा। यहाँ पर मान ले मेग्मा भरा है। क्या भरा है? मेग्मा। मान लीजिएगा इन प्लेटों के अंदर हलचल हुई और यहाँ से मान लीजिएगा उद्गार हो गया। क्या हो गया? उद्गार हो गया। और यहाँ से जो निकला मेग्मा ऊपर बाहर जाकर कहलाता है लावा। क्या कहलाता है? लावा। गैस और पानी, ये मान लो यहाँ जम गया। क्या करें? जम गया, यहाँ पर जम गया। इससे चट्टान का निर्माण हुआ। क्या हुआ? चट्टान का निर्माण हुआ। बाद में मान लीजिए यहाँ पर कोई मान लीजिए पशुचरण हुआ या किसी प्रकार से इनका टूटना हुआ, तो ये आग्नेय फिर अवसादी के। अवसादी तो क्या होता है? आपको जो नदियां द्वारा निक्षेप लाए जाते हैं, जो अवसाद लाते हैं, अवसाद उन अवसादों द्वारा बनती है। रूपांतरित आग्नेय का रूप है और निक्षेप है जो लाए जाते हैं, इनके टूटने से बनती है। क्या बनती है? टूटने से बनती है।
ठीक है। वो डिटेल की बातें पूरी जब इसको डिटेल में रहते हैं तब बहुत ज़्यादा लेंथी पढ़ के इसको पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। एक बार आप इतना समझ लीजिएगा कि जो पठारी बाग है अपने भारत के अंदर, वो आग्नेय और जो रूपांतर चट्टाने हैं वहाँ इसका भाग है, ठीक है। और हिमालय के अंदर कई प्रकार की कह सकते हो, बीच में आपको दिख रही है घाटियां हैं, क्या है, घाटियां हैं, कई घाटियां हैं, कई जगह गार्ड्स हैं, बड़े बड़े गार्ड्स। गार्ड्स किसे कहते हैं मान लीजिएगा, यहाँ से मान लीजिएगा नदी आई, क्या आई, नदी आई, नदी आती गई आती गई आती गई, इसने इसको क्या कर दिया, चौड़ा भाग कर दिया, क्या कर दिया, चौड़ा भाग। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये ऐसे कट गया, क्या कट गया। अब यहाँ मान लीजिए ऐसा कट गया और नदी है यहाँ से बह रही है ऐसे, तो ये गार्ड्स कहलाता है, क्या कहलाता है, गार्ड्स कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने पूरे के पूरे चैप्टर पे, यानी जो भारत का भौगोलिक विभाजन है वो किस प्रकार से है। जो भारत का भौगोलिक विभाजन है वो किस प्रकार का है। बात करें जो भारत के भौगोलिक भाग हैं, जो भारत के भौगोलिक भाग हैं उनको हम कह सकते हो, जो पुरानी किताबें आती थी उनको 4 या 5 भागों में बांटते थे, लेकिन जो नया पैटर्न आया है एनसीईआरटी का उसके अंदर इसको 6 भागों में डिवाइडेशन किया है। कितने भागों में, 6 भागों में। कौन कौन सा, एक तो हो गया आपका, जैसे मान लीजिएगा हिमालय का, कौन सा हो जाएगा, हिमालय का। फिर मैदानी भाग, फिर कौन सा, मैदानी भाग। फिर आपका मरुस्थल का, फिर आपका पठारी भाग, कौन सा, पठारी भाग। फिर तटीय भाग, फिर आपका द्वीप समूह। इस प्रकार 6 भाग होंगे। कौन सा, देखिए वैसे देखो तो आपको याद रखने दो, कैसे कैसे देखो रख सकते हो। एक तो हिमालय का, हिमालय, फिर हिमालय से नदियां निकलेगी, हिमालय से क्या निकलेगी, नदियां निकलेगी, क्या निकलेगी, नदियां। तो क्या बना देगी, मैदान, क्या बना देगी, मैदान। और मैदानों के नीचे क्या पाए जाएंगे, पठारी भूमि। कौन सी, पठारी भूमि, कौन सी, पठारी। और पठारी भूमि की साइड में क्या होंगे, तटीय सीमा, जो तटीय सीमा है या तटीय भूमि कह सकते हैं। और इन नदियों के इस साइड के अंदर कौन सा पड़ेगा, मरुस्थल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 हुए कि नहीं, पूरे 6 भाग इस प्रकार से पाए जाएंगे। अब आपकी बुक्स के अंदर किस प्रकार से दिया है मैं उसको बताता हूं पूरा पूरा, ठीक है। पहला भाग अपना है हिमालय पर्वत श्रृंखला, कौन सा, हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा है उत्तरी मैदान या उत्तर का मैदान, ठीक है, उत्तरी मैदान या उत्तर का मैदान। और तीसरा है थार का मरुस्थल, तीसरा थार का मरुस्थल। तो पिछली किताबें थी उसके अंदर उत्तरी मैदान और थार के मरुस्थल को एक में पढ़ाया जाता था। उत्तरी मैदान के अंदर 2 भाग कर देते थे, एक तो कह सकते हो थार के मरुस्थल के रूप के अंदर, और एक कह सकते हो जो मैदानी उपजाऊ भाग है, इस प्रकार से इसको डिवाइडेशन किया जाता था, ठीक है। और बात करें आगे प्रायद्वीपीय पठार की, इसकी प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की चौथा भाग अपना आता है प्रायद्वीपीय पठार। फिर बात करें तटीय समूह की, तटीय मैदान की, सॉरी, तटीय फिर बात करें तटीय द्वीप समूह, ठीक है। इस प्रकार से कह सकते हो कि ये 6 भाग है। कौन कौन से, हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गया आपकी, उत्तरी मैदान हो गए, कौन सी, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, भारतीय मरुस्थल हो गया या थार का मरुस्थल इसे कह सकते हो आप, ठीक है, या तटीय मैदान कह सकते हो या द्वीप समूह कह सकते हो, ठीक है। तो थार का मरुस्थल है, ऐसे भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भारतीय मरुस्थल भी। तो आपकी बुक्स में नाम है भारतीय मरुस्थल है, क्या है, भारतीय मरुस्थल। और अपन इसको थार का मरुस्थल भी पढ़ेंगे, ठीक है, थार का मरुस्थल भी कह सकते हैं। इस प्रकार से है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये कह सकते हो कि भारत के उत्तर में स्थित है, सबसे कहां पे, उत्तर में, ठीक है। मैं एक बार आपको मान बता देता हूं कि सांकेतिक मैप बना के,
इस प्रकार से भारत की स्थिति बनाई मैंने एक बार, है ना। तो आपको समझना है कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। मैं पूरा विस्तृत मैप बना के आपको सारी चीजें बताऊंगा। ये जितने भी मैदान वगैरह भाग हैं, ये सारे के सारे मैं आपको मैप के द्वारा ही समझाऊंगा, ठीक है। आपकी बुक्स में दिया है वही पढ़ाऊंगा और मैप से पढ़ाऊंगा, ठीक है। बात करें हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये आपकी यहां से शुरू होती है इस प्रकार से। हालांकि हिमालय के भी 3 भाग मिलेंगे अपन को। क्या मिलेंगे? 3 भाग। पूरा मैं पढ़ा के मैं 3 भाग बनाऊंगा, इसको क्या क्या कहते हैं, जिसके अंदर आपके कह सकते हो वर्त हिमालय होगा, शिवालिक हिमालय होगा, मध्य हिमालय होगा, तीनों की बात करेंगे हम अलग अलग, ठीक है। तो ये पहला भाग अपना, ये पहला भाग, ठीक है। फिर बात करें उत्तरी मैदान, जो यहाँ से नदियां आएगी, जो नदियां आएगी यहाँ पर इस मैदानी भाग का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? मैदानी भाग का, ठीक है। इसको जानेंगे अपन मैदानी भाग के नाम से। फसलें होंगी यहाँ, क्या होगी? फसलें होंगी, ठीक है। फिर बात करें थार का मरुस्थल, तो थार का मरुस्थल अपना यहाँ रहेगा, ये डेजर्ट पूरा सूखा सूखा, ठीक है। ये क्या रहेगा? थार का मरुस्थल रहेगा। क्या रहेगा? थार का मरुस्थल रहेगा, ठीक है। फिर बात करें प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीप पठार की बात करें तो कुछ पठार यहाँ स्थित हैं, कुछ पठार यहाँ स्थित हैं, कुछ पठार यहाँ स्थित हैं, और कुछ पठारी भूमि आपके यहाँ पाई जाएगी। ये सारे सम्मिलित रूप से प्रायद्वीप पठार की बात कराएंगे, ठीक है। फिर बात करें तटीय मैदान की, तटीय मैदान रहेंगे आपके ये एक तो पश्चिमी घाट, कौन सा रहेगा? पश्चिमी घाट, और ये साइड वाला रहेगा आपका पूर्वी घाट, कौन सा? पूर्वी घाट। ये 2 तटीय मैदान के समूह रहेंगे। और फिर द्वीप समूह की बात करें तो भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये आएंगे इस साइड में, और ये आएंगे लक्षद्वीप वगैरह इस साइड में। ये दोनों सम्मिलित रूप से किसका भाग निभाएंगे? द्वीप समूह का। किसका? द्वीप समूह का। तो एक बार मैंने आपको ब्रीफ के अंदर जानकारी देने की कोशिश की है, क्योंकि अब बड़ी चीजों को समझने की कोशिश करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि स्थितियां जो कहाँ कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से इन चित्रों को माध्यम से जानना है कि इस प्रकार से है। जो अपना कह सकते हो जो अगला पॉइंट रहेगा उसके अंदर कह सकते हो मैं एक एक आपके टॉपिक को लूंगा, जो पूरे के पूरे भौगोलिक भाग है आपके उनका पूरा 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 लूंगा, ठीक है। आपकी बुक्स के अंदर भौगोलिक वितरण दिया, लेकिन मैंने भाग लिया है, वितरण दे रखा। क्या दे रखा? भौगोलिक वितरण दे रखा, लेकिन भाग कहो वितरण कहो, यानी किस प्रकार से इसको बांटा हुआ है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चर्चा करेंगे अपन आगे की शुरू इसके आगे, ठीक है। अब अपन बात करें इस हिमालय की, इसकी इस सिर्फ हिमालय की। तो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय की पर्वत श्रृंखला है वो भारत के उत्तर में स्थित है। और मैंने आपको बता दी यहाँ से, यहाँ पर कह सकते हो कि सिंधु नदी से लेकर, कहां से? सिंधु, ये पश्चिम दिशा आती है। कौन सी? ये पश्चिम दिशा, पश्चिम, ये उत्तर आती है आपकी, और ये पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व तक सिंधु नदी यहाँ से मान लो यहाँ से बहती हुई यहाँ ऐसे निकलती है, यहाँ पाकिस्तान ले जाती है। कहाँ ले जाती है? पाकिस्तान। और जो आपकी कह सकते हो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आगमन होता है और यहाँ से बहती हुई आपकी फिर यहाँ प्रवेश करती है। कहाँ पर? आपके जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है। कौन सी? हिमालय पर्वत श्रृंखला। इस हिमालय पर्वत श्रृंखला के भी 3 भाग हैं, ऊंचाई के आधार पर 3 भाग हैं, फिर नदियों के आधार पर भी इनके हम भाग करेंगे। किसके आधार पर? नदियों के आधार पर। ध्यान रखना, नदियों के आधार पर भी हम इनके भाग करेंगे, जैसे कुमायूं हिमालय है, आपका तीस्ता हिमालय है, अलग अलग भाग इनके करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और बात करें कि जो हिमालय पर्वत है ये कह सकते हो भारत के अंदर एक इस प्रकार से अवरुद्ध का कार्य करता है, जिसके कारण कह सकते हो ये हमारे भारत की मुकुटमुनि के समान है। किसके समान? मुकुटमुनि के समान। कैसे की बात करें कि इसके ऊपर जस्ट हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी कि पूरा का पूरा रूस है। रूस कह सकते हो जो साइबेरिया, जो भारत के अंदर जो भाग उसे साइबेरिया कहते हैं। हम क्या कहते हैं? साइबेरिया। ये एक पूरा का पूरा कह सकते हो शुष्क, कह सकते हो बर्फ से ढका हुआ भाग है, और यहाँ से सर्दियों के अंदर बर्फीली हवाएं चलती है खतरनाक तरीके की, यानी एकदम खतरनाक हवाएं। खतरनाक हवाएं कैसी? यानी एकदम जैसे मान लो कि जो व्यक्ति है उसका रक्त जम जाए, ऐसी हवाएं आती है। लेकिन ये हिमालय अवरोध आने के बीच के कारण, इस अवरोध आने के कारण ये ठंडी हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं हैं इनको ये रोक लेता है, ठीक है। और आप समझ भी चुके होंगे इस पे बर्फ जमने का जो कारण है वो भी यही है, ठीक है। ठंडी हवाएं यहाँ पर आती हैं, और कह सकते हो नमी का वातावरण यहाँ पर ज्यादा नहीं बन पाता, और ठंडी हवाएं क्या करती है, यहाँ पर ठंडी हवाएं पूरी की पूरी इस बर्फ को क्या करती है? जमा देती है। क्या कर देती है? जमा देती है, और फिर गर्मी में ये पिघलती भी है, ठीक है। दूसरी तरीके से बात करें तो हिमालय किस लिए सहायक है, ये चीजें मैं आप अभी इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपके नेक्स्ट लेसन होंगे
और नेक्स्ट लेसनों के अंदर इनका रिलेशन बहुत ज्यादा रहेगा। जब हम मानसून की चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, मानसून की चर्चा करेंगे, तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तब मैं इसको आपको ब्रीफ में अभी थोड़ा बता रहा हूँ इसके बारे में। हम शुरू करेंगे इसके पूरे भागों को, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब बात करें कि हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत में वर्षा कराने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। किसके, वर्षा के अंदर। कैसे, यानी कह सकते हो जो हिंद महासागर से कह सकते हो हिंद महासागर से, या कह सकते हो अरब सागर है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर जो इनके भाग हैं, यहाँ से कह सकते हो जो वर्षा की जो धाराएं निकलती हैं, ये ठंडी जल धाराएं कह सकती है, यहाँ से टकराती हिमालय से और लौटती भी वापस पूरे भारतवर्ष में क्या करवाती है, वर्षा करवाती है। तो ज्यादातर हम निर्भर हिमालय पर है। किस पर निर्भर है, हिमालय पर। और ये कह सकते हो कि काफी अवरोधों की कह सकते हो इसके अंदर अवरोध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अवरोध। और कह सकते हो विश्व का सबसे जो ऊंचा शिखर है वो भी कह सकते हो इसी पर पाया जाता है, हिमालय पर्वत पर, ठीक है। और बात करें इसी के अंदर, इसकी जो लेंथ है पूरी लगभग 2400 किलोमीटर की समथिंग आती है। कितनी आती है, 2400 किलोमीटर के अंदर भारत की अवस्थिति की बात करें। और यहाँ पर कह सकते हो जम्मू कश्मीर से लेकर आपके ब्रह्मपुत्र तक इसका विस्तार है। कहाँ तक, जम्मू कश्मीर से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, ठीक है। अब बात करें कि जो इसका विस्तार है वो उसका विस्तार के कारण कह सकते हो 2400 किलोमीटर है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है उस चौड़ाई के आधार पर इसको 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 3 भागों में। कैसे बांटेंगे, देखना कि जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं ये तो यहाँ रहेगी, फिर जो कुछ छोटी चोटियां यहाँ पे रहेगी, और फिर छोटी चोटियां हैं यहाँ पे रहेगी। इस प्रकार से इनको बांटेंगे अपने हिमालय को भी अपन कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइडेशन करेंगे, ठीक है। तो उन सभी की बातें करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शुरू से इस उत्तर के हिमालय पर्वत श्रृंखला से शुरू करते हुए अलग अलग टॉपिक पे अपन बढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा।